Co-powered by अनमोल बिस्किट्स। अनमोल बटर बिस्किट, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। शुरुआत करते हैं फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ और सबसे पहले बात करते हैं परिचय यानी इंट्रोडक्शन की। देखिए आज जो पहली बड़ी खबर है हम सबके सामने, उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। आज सबसे पहले खबर IC 814 वेब सीरीज पर शुरू हुई नई कंट्रोवर्सी की है। क्या इस वेब सीरीज में ISI की साजिश को कम करके दिखाने की कोशिश हुई है? क्या वेब सीरीज में विमान को हाईजैक करने वाले आतंकियों को नरम दिखाने की कोशिश हुई है? दो चश्मदीदों की जुबानी, रील वर्सेस रियल की यह कहानी फिक्र के लेंस से देखेंगे। इसके बाद फिक्र का फोकस यूपी के बुलडोजर फाइट पर होगा, जिस पर यूपी के दो दिग्गजों में जबरदस्त जुबानी टक्कर हुई है। आमने सामने थे सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव। इसके बाद कैसे भेड़िया, DNA और टीपू सुल्तान जैसे कीवर्ड्स का प्रयोग हुआ, यह तो देखना बनता ही है। और फिक्र में ब्रुनेई के बाद प्रधानमंत्री मोदी की सिंगापुर यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री ने सिंगापुर से चीन को सेमीकंडक्टर वाला चैलेंज कैसे दिया, तस्वीरों के साथ पूरा विश्लेषण होगा। इसके बाद कंगना रनौत की फिक्र बढ़ाने वाली खबर होगी। उनकी फिल्म इमरजेंसी की रिलीज डेट पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। फिल्म के अटकने की इनसाइड स्टोरी क्या है, आपको जरूर देखनी चाहिए। इसके बाद राहुल गांधी की जम्मू कश्मीर वाली चुनावी यात्रा दिखाएंगे। घाटी पहुंचकर आज उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। तो बीजेपी ने राहुल गांधी पर कैसे पुरानी पैकेजिंग वाला कटाक्ष किया। केंद्र सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ा दी हैं। LG को अब दिल्ली महिला आयोग, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग जैसे प्राधिकरण, बोर्ड और आयोग के गठन का पूर्ण अधिकार दे दिया गया है। इस पर भी सियासी कलह शुरू हो चुका है। और महाराष्ट्र की पूर्व IAS ट्रेनी पूजा खेडकर की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में पूजा खेडकर का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फर्जी होने की आशंका जताई है। पूजा खेडकर ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 और 23 के दौरान 2 दिव्यांगता प्रमाण पत्र दिए थे। फिक्र का पहला फोकस सत्य घटना पर आधारित एक वेब सीरीज है जो बीते एक हफ्ते से देश में बड़े विवाद का विषय है। इस वेब सीरीज का नाम है IC 814 द कंधार हाईजैक। नेटफ्लिक्स पर रिलीज इस वेब सीरीज से जुड़ा पहला विवाद तो यही है कि इसमें आतंकियों के हिंदू नाम क्यों रखे गए हैं। आतंकियों के भोला और शंकर हिंदू नाम वाले इस मुद्दे ने काफी तूल पकड़ा था। यह मामला इतना बढ़ चुका था कि नेटफ्लिक्स को IB मिनिस्ट्री से समन जारी हुआ। फिर जाकर नेटफ्लिक्स ने इसमें बड़े बदलाव किए। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर वेब सीरीज का अब जो डिस्क्लेमर देख रहे हैं वो इसी बदलाव के बाद का है। अब आते हैं वेब सीरीज से जुड़े आज के एक दूसरे नए मुद्दे पर। इस वेब सीरीज को लेकर एक बहस यह भी है कि फिल्म में तथ्यों से छेड़छाड़ की गई है, यानी कि जिसे फैक्ट कहा गया है वो फिक्शन जो है काफी हद तक बनता जा रहा है। इस हाईजैक के मास्टरमाइंड पाकिस्तान के ISI के रोल को बेहद हल्का करके दिखाया गया है, लेकिन सच्चाई क्या है, क्या वाकई ऐसा है? हमारे कई दर्शकों ने भी यह वेब सीरीज देखी होगी या देखने का मन बना रहे होंगे। इसमें जो कुछ भी दिखाया गया है उसे ही अंतिम सत्य आप मान भी सकते हैं। तो आज हम आपको इस विमान हाईजैक की एक एक सच्चाई बताएंगे और IC 814 द कंधार हाईजैक वेब सीरीज की स्क्रिप्ट को सत्यता की कसौटी पर कसते चले जाएंगे। आपको इस हाईजैक को 2 हिस्सों में देखना होगा। देखिए, पहला हिस्सा यह है कि विमान के अंदर का उस वक्त विमान में सवार यात्रियों में से 2 लोगों ने TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। एक है पूजा कटारिया, जिन्होंने हमें बताया कि विमान के अंदर 2 आतंकियों को बाकी के 3 आतंकी हमेशा शंभू और भोला कहकर ही पुकारते थे। आतंकियों में एक बर्गर भी था और पूजा के अनुसार वो यात्रियों से काफी फ्रेंडली था। एक आतंकी का कोड नेम डॉक्टर था जो यात्रियों से इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहता था। सुनिए उनकी बातचीत। इनमें भोला शंकर कौन है जो उस वक्त? ये शंकर एंड ये भोला, ये इसी कोड वर्ड में आपस में बात करते हैं। हाँ जी, वो बोलते ही थे कि भोला को बुलाओ, शंकर को लेके जाओ पीछे, ऐसे ही बात करते थे। मैंने पहले भी बोला हुआ है कि 5 यही नाम थे चीफ, और जो भी मूवी में बिल्कुल सीरीज में ऐसा कुछ नहीं है कि थोड़ा एग्जैजरेट करके दिखाया, सेम वही दिखाया जो हुआ था। डॉक्टर था ये बहुत एजुकेटेड लग रहा था। इसने बहुत 2-3 बार इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की
काफ़ी एक घंटे की स्पीच दी कि इस्लाम धर्म अच्छा है, इसको अपनाना चाहिए। एक्चुअली जो बर्गर था ये वाला, ये थोड़ा फ्रेंडली था, ये सबसे बातें कर लेता था, तो मैंने भी उससे ऐसे ही बोला कि कल मेरा बर्थडे है तो प्लीज़ आप छोड़ दो। तो उसने फिर वहीं पर ही मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कराया और उसने फिर अपने जो शॉल ओढ़ी हुई थी वो मुझे गिफ्ट की। ये है वो शॉल। यानी बर्गर नाम से जो हाईजैकर था उसने शॉल गिफ्ट किया आपको? हाँ जी, उसने ओढ़ी हुई थी और वही शॉल मुझे गिफ्ट की। इस पे लिखा भी है टू माय डियरेस्ट सिस्टर एंड हर हैंडसम हस्बैंड, ये सब लिख के दिया गया? हाँ जी। IC-814 की यात्री और हाईजैक की चश्मदीद पूजा कटारिया के अनुसार वेब सीरीज में जो दिखाया गया है रियल में कंधार एयरपोर्ट पर हूबहू वैसा ही हुआ था। लेकिन TV9 से एक्सक्लूसिव बातचीत करने वाली दूसरी शख्सियत हैं IC-814 के चीफ केबिन क्रू रहे अनिल शर्मा। इन्होंने हमें बताया कि उनके साथ जो कुछ भी विमान के केबिन में हुआ था उसको वेब सीरीज में तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई। जहां आपको सच्चाई से वो जोड़ना था, कनेक्शन आपने जोड़ दिया, फुटेज दिखा दी, ये कर दिया, कैप्टन का नाम जरा सा बदला, बाकी सबका बदल दिया। तो ये सब हजम करना मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट ऑल दैट। उनका जो एक्चुअल इंसिडेंट्स हुए थे उनसे कोई दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। मतलब इन लोगों ने उसको बहुत ही ज्यादा फिक्शनलाइज करने की कोशिश करी। अब आपको दो पर्सपेक्टिव्स हमने इसमें दिखा दिए हैं, एक पूजा कटारिया और एक जो चीफ केबिन क्रू रहे वहां पर, उन्होंने क्या कहा। पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट IC-814 का अपहरण किया गया था। हमारे जितने भी दर्शक हैं और खासकर वो मिलेनियल क्राउड जो एकदम युवा है, जिसने शायद पहली बार वोट भी डाला होगा अभी, उसको ये जरा ध्यान से सुनना चाहिए जो हम फैक्ट्स आपके सामने ला रहे हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट IC-814 का अपहरण किया गया था। यह जम्मू के कोट बलवाल जेल में बंद आतंकी मसूद अजहर को रिहा करवाने के लिए ISI की साजिश थी। पूरे 7 दिन के दौरान, ठीक सुना आपने, पूरे 7 दिन के दौरान IC-814 अमृतसर, लाहौर, दुबई और फिर अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर पहुंच जाती। इंटरेस्टिंग बात क्या है, उस जमाने में पहली बार देखा गया था कि किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर जबरदस्त लोगों का हुजूम था। वो बार बार कह रहे थे कि हमारे अपने जो हैं उनको वापस लाया जाए। एक बहुत जबरदस्त प्रेशर था सरकार के ऊपर, एक आम जनमानस का। उस समय विमान के अंदर क्या कुछ हुआ ये आपने क्रू मेंबर्स अनिल शर्मा और यात्री पूजा कटारिया से सुना। लेकिन उस समय कंधार से लेकर दिल्ली तक हलचल मची हुई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की NDA सरकार के सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट था, क्योंकि एक तरफ तो यात्रियों की जान बचाने की चुनौती थी और दूसरी तरफ आतंकवादी विमान को अफगानिस्तान लेकर चले गए थे। तालिबान की सरकार से उस समय भारत के राजनयिक संबंध नहीं थे, तो इस लिहाज से पाकिस्तानी आतंकवादियों को कंधार में बढ़त हासिल थी। और आपको पता होगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध हमेशा से एक बहुत ही मजबूत संबंध रहे हैं और उसमें बहुत सारे ग्रे एरियाज हैं जो सिर्फ वो दोनों समझते हैं। अब एक नाजुक घड़ी थी और ऐसी नाजुक घड़ी में कूटनीतिक और रणनीतिक हलकों में क्या हो रहा था यह जानना बहुत जरूरी है। आज के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल उस समय IB में स्पेशल डायरेक्टर थे और तत्कालीन IB चीफ श्यामल दत्त की रिकमेंडेशन पर वो भी आतंकियों से नेगोशिएशन करने के लिए कंधार पहुंचे थे। यूं समझिए कि वो मुख्य किरदार में से एक थे। उनकी टीम से आतंकवादियों ने सबसे पहले कश्मीर पर बात की। अजीत डोभाल के मुताबिक आतंकियों ने कहा था कि कश्मीर को छोड़ दो, सभी यात्री रिहा कर देंगे, लेकिन इस डिमांड पर वो ज्यादा अड़े नहीं। फिर उन्होंने भारत में बंद 36 आतंकियों की लिस्ट सौंपी, $200 मिलियन की फिरौती मांगी और जम्मू कश्मीर में मारे गए एक मृत आतंकी का शव देने की मांग रखी। वेब सीरीज IC-814 में इसका जिक्र है, लेकिन कश्मीर छोड़ दो वाली पहली डिमांड के बारे में वेब सीरीज में नहीं दिखाया गया है। अजीत डोभाल के अनुसार आतंकियों की दूसरी डिमांड पर बातचीत लंबी चली। इसके बाद जैसा कि वेब सीरीज में दिखाया गया है,
कि तालिबान ने फिर हस्तक्षेप किया और आतंकवादियों से $200 मिलियन और बाकी की मांग छोड़ देने के लिए कहा और वाजिब शर्त रखने को कहा। ऐसा ना करने पर आतंकियों को वार्निंग दी गई कि अगले दिन सुबह विमान में फ्यूलिंग की जाएगी। इसके बाद आतंकी फ्लाइट को जहां चाहें ले जा सकते हैं। तो आतंकियों ने अपनी आखिरी डिमांड रखी, आतंकी मसूद अजहर, आतंकी उमर शेख और मुश्ताक जरगर को रिहा करने की मांग। अब रियल में क्या हुआ था? तो तत्कालीन रॉ चीफ AS दौलत की अपनी आत्मकथा अ लाइफ इन द शैडोज में IC 814 की हाईजैकिंग पर विस्तार से लिखा गया है। उन्होंने लिखा है कि जब आतंकियों ने मसूद और बाकी के 2 आतंकियों को छोड़ने की आखिरी डिमांड रखी, तब डोवाल का उनके पास फोन आया था और उन्होंने दौलत से कहा था कि कंधार में प्रेशर बहुत ज्यादा है। तालिबान के लोगों ने उनसे कहा है कि अगर भारत किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा तो भारतीय प्रतिनिधि अपना जहाज कंधार से ले जा सकते हैं, इसीलिए फैसला जल्दी लेना होगा। हालांकि वेब सीरीज में ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया। अजीत डोवाल ने बहुत पहले एक इंटरव्यू में एक बात कही और बताई थी जो ISI की भूमिका पर थी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI कंधार में आतंकवादियों से लगातार टच में थी। जो भी हम आपको ग्रे एरिया की बात कर रहे थे, वो भारत में हो रही हर हलचल की जानकारी उन तक वाया तालिबान पहुंचा रही थी। भारत में मीडिया क्या लिख रहा है, क्या दिखा रहा है, जनता का कैसा प्रेशर है, सोचिए। मैंने आपको बताया था प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर लोगों का हुजूम था, जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहे थे, बहुत प्रेशर में थी सरकार। ISI हर एक जानकारी आतंकवादियों को दे रही थी। अजीत डोवाल के मुताबिक उस समय ISI तालिबान और उन 5 आतंकवादियों का एक नेक्सस था जो मिलकर काम कर रहा था, लेकिन वेब सीरीज में कंधार वाला ISI का यह रोल नहीं दिखाया गया। उस समय जसवंत सिंह विदेश मंत्री थे, वही तीनों आतंकवादियों को लेकर कंधार पहुंचे थे, यात्रियों से बातचीत की थी, सभी यात्री सुरक्षित दिल्ली लौटे थे और यह हाईजैक यहीं पर खत्म हो गया था। लेकिन फिक्र के लेंस से देखें तो 3 आतंकियों को छोड़ने का अंजाम भारत और दुनिया आज तक भुगत रही है। मसूद अजहर अगर जम्मू कश्मीर की कोर्ट भलवाल जेल से बाहर ना आता तो भारत की संसद पर कभी हमला ना होता, पठानकोट, उरी और पुलवामा जैसे अटैक का सिलसिला जारी ना रहता, पाकिस्तानी उमर शेख अमेरिका में 9/11 की साजिश रचने में कामयाब ना होता और मुश्ताक अहमद जरगर POK में रहकर भारत के खिलाफ आतंकी साजिश नहीं रच पाता। ओए, जहाँ कैसे खड़ी की? पार्किंग पे तेरा नाम लिखा है और सारा शहर जानता है पार्किंग बंटी की है। तूने यहाँ गाड़ी कैसे खड़ी कर दी? क्या पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। तेरी पार्किंग यार कहीं भी लगा ले। खैर, अब फिक्र की राजनीतिक फाइल्स खोलते हैं। आज हमारी इस फाइल में देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बुलडोजर पर सबसे बड़ी सियासी फाइट चल रही है। बुलडोजर पर यह भिड़ंत भी सूबे के 2 सबसे बड़े चेहरे योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच हुई है। न्याय का इंस्टेंट टूल माना जाने वाला बुलडोजर आज दिन भर ट्रेंड कर रहा था। सबसे पहले इन दोनों की जुबानी जंग के कुछ कीवर्ड्स आपको बताते हैं जो यहां हैं। बुलडोजर, नंबर 1 दिमाग, स्टीयरिंग, DNA, टीपू सुल्तान। इसके अलावा बुलडोजर से होते हुए यह लड़ाई आदमखोर और भेड़िए तक पहुंच गई। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि यूपी में बुलडोजर वाले इस कले की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल मंगलवार को अखिलेश यादव के साथ लखनऊ में समाजवादी पार्टी की बैठक हुई। इस मीटिंग में लोकसभा चुनाव में जो सीटें पार्टी हार गई उसकी समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक की शुरुआत गोरखपुर सीट से हुई। इसके बाद अखिलेश यादव की तरफ से एक बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद प्रदेश के सभी बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। गोरखपुर यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़, गोरखपुर यानी वो शहर जहां गोरखनाथ मंदिर है। इस मंदिर के वर्तमान महंत योगी आदित्यनाथ हैं। ऐसे में वो कहां चुप रहने वाले थे। आज लखनऊ में सुबह 11 बजे के करीब उन्होंने अखिलेश को जवाब दिया। योगी ने कहा बुलडोजर चलाने के लिए क्षमता होनी चाहिए, इसके लिए दिल और दिमाग चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने तंज किया तो अखिलेश यादव भी कहां रुकने वाले थे। दोपहर 3:58 पर उन्होंने सोशल मीडिया पर बुलडोजर को लेकर एक पोस्ट लिखी। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष किया। उन्होंने लिखा कि ध्यान दीजिएगा, अगर आप और आपका बुलडोजर इतना ही सफल है तो अलग पार्टी बनाकर बुलडोजर चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़ जाइए। आपका भ्रम भी टूट जाएगा और घमंड भी। वैसे भी आपके जो हालात हैं उसमें आप भाजपा से होते हुए भी नहीं के बराबर है।
अलग पार्टी तो आपको आज नहीं तो कल बनानी ही पड़ेगी, यह भी लिखा। यानी यूपी में बुलडोजर इस वक्त सियासत का सबसे चर्चित टूल बन चुका है। यूपी की पॉलिटिक्स में बुलडोजर की अचानक एंट्री की वजह जानने से पहले आपको योगी और अखिलेश के बीच जुबानी जंग देखनी चाहिए। इससे आप यूपी का सियासी तापमान समझ पाएंगे। और आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है। अगर नक्शा ही सवाल है तो सरकार ये बताए कि मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। अराजकता और गुंडागर्दी इनके डीएनए का हिस्सा है। डीएनए को बोलने से पहले कि समाजवादियों के डीएनए में क्या है, कम से कम डीएनए का फुल फॉर्म तो बता दें। कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं। और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा कहीं भतीजे। दिलचस्प यह है कि जिस बुलडोजर एक्शन पर योगी अखिलेश युद्ध चल रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यानी 2 दिन पहले सख्त टिप्पणी की। बुलडोजर वाले न्याय पर सवाल उठाए थे। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा था कि संदिग्ध हो या आरोपी या फिर कोई दोषी ही क्यों ना हो, किसी की संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जा सकता है। आज सीएम योगी कह रहे हैं कि बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए। हालांकि उनका यह बयान अखिलेश यादव की उस टिप्पणी के बाद आया जिसमें उन्होंने गोरखपुर की तरफ बुलडोजर का रुख करने का जिक्र किया था। वैसे राज्य में विधानसभा की 10 सीटों के लिए उपचुनाव होना है, हालांकि उसकी तारीख अभी नहीं आई है, लेकिन सियासी दलों की तैयारी जोरों पर है। इन्हीं तैयारियों के बीच जब योगी और अखिलेश के बीच बुलडोजर वाली सियासी फाइट हुई तो फिर बयानों के तीर कहां रुकने वाले थे। जब से प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है, चाहे उन्होंने पुलिस का सहारा लिया, चाहे बुलडोजर का सहारा लिया, एक मिसाल बने हैं सारे देश में। तो मैं तो धन्यवाद करूंगा योगी जी का और निवेदन कहूंगा बुलडोजर ऐसे ही चलता रहना चाहिए, रफ्तार और बढ़ा दीजिए। अभी जो बुलडोजर के ऊपर न्यायपालिका का बुलडोजर चला है उसको आप किस रूप में देखते हैं? अपराध के लिए धाराएं बनी हुई हैं, धाराओं के अनुसार आपको काम करना है। ये लोकतंत्र है भाई, बुलडोजर तंत्र थोड़ी है कि आप सबके घरों पे बुलडोजर चलाते जाएंगे। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं बुलडोजर किसी का सगा नहीं है, बुलडोजर बहुत बेवफा है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था वो किसी से छुपी नहीं है। कहीं अपहरण हो रहे हैं, कहीं बलात्कार हो रहे हैं, कहीं लूट हो रही है और भारतीय जनता पार्टी अपनी कानून व्यवस्था के उसी का ढिंढोरा पीटती है। बुलडोजर कहाँ चलता है ये अखिलेश जी को पता होना चाहिए। बुलडोजर चलता है अवैध निर्माण पर, बुलडोजर चलता है जो हमारे ऐसे अपराधी हैं खूंखार उनके अवैध निर्माण पर। बुलडोजर चलाने का काम कायर करते हैं। बुलडोजर क्योंकि प्रतीक है आपकी ध्वस्त कानून व्यवस्था का, आपकी न्यायपालिका पर ताला लगने का। वैसे आज जमीयत उलेमाए हिंद के मुखिया, पूर्व राज्यसभा सांसद और मुस्लिम स्कॉलर महमूद मदनी भी TV 9 भारतवर्ष के स्पेशल शो एंड 5 एडिटर में आए थे। यहां पर इसी जगह पर वो मेरे साथ मौजूद थे। मैंने उनसे बुलडोजर एक्शन पर भी सवाल किए। उन्होंने जो कहा
वो जरा देखिए आप। आजकल तो राजनीति में बुलडोजर एक मॉडल सा बनता जा रहा है। आप तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, बुलडोजर के खिलाफ हैं, आपकी इस पर राय? देखिए, किसी सभ्य समाज में इस तरह के रवैये की, और वो भी स्टेट को, किसी कीमत पर इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इस पर कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैटर सब जुडिस है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में 17 सितंबर को अगली सुनवाई है। कुछ दिशा निर्देश भी आ सकते हैं। बुलडोजर एक्शन को योगी ने न्याय का मॉडल बनाकर पेश किया। यह लोगों को कनेक्ट भी करता है, उनको ऐसा लगता है। फिक्र के लेंस से देखें तो हो सकता है कि अदालती फैसले से पहले बुलडोजर पर एक माहौल और जमीन तैयार करने की कोशिश हो। यूपी में उपचुनाव भी सिर पर है। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि यह कार्यकर्ताओं में जोश भरने का एक सियासी फॉर्मूला हो सकता है। वैसे विपक्ष बुलडोजर के खिलाफ बयान देता रहा है, लेकिन अखिलेश ने इसका रुख गोरखपुर की तरफ मोड़ने की बात कहकर नया एंगल जरूर दे दिया है। अखिलेश ने तो 2027 की भी बात कह दी है, जो राज्य में विधानसभा चुनाव वाला वर्ष होगा। पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 2 रैलियां कर चुनाव प्रचार का आरंभ कर दिया है। विधानसभा चुनाव में वोट यात्रा की शुरुआत करते ही राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दिलाने का मुद्दा छेड़ दिया। आज राहुल गांधी ने पहली रैली रामबन में की, इसके बाद अनंतनाग में दूसरी रैली को संबोधित किया। हमने राहुल गांधी की दोनों रैलियों के भाषण वाले कीवर्ड्स निकाले हैं। देखिए, उससे यह साफ हो पाएगा कि आखिर राहुल की आगे की स्ट्रैटेजी क्या है और उनके मैनिफेस्टो में क्या क्या हो सकता है। यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। राहुल गांधी ने दोनों रैलियों में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने की बात प्रमुखता से उठाई है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर से स्टेटहुड छिना गया, हम इसे वापस देंगे। पहले केंद्र शासित प्रदेश को राज्य बनाया जाता था, मोदी जी राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बना रहे हैं। यहां राजा का शासन है, यहां के राजा उपराज्यपाल हैं। आपका और मेरा राजनीतिक रिश्ता नहीं, यह खून का रिश्ता है। हमने नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली हरा दिया है। बीजेपी ने कहा है कि जाति जनगणना नहीं होगी, अब आरएसएस कह रही है कि जातिगत जनगणना सही बात है। रामबन की रैली के भाषण में राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर की जनता से चुनावी बात की, दूसरी तरफ रिश्तों का जिक्र कर भावनात्मक रूप से जुड़ने की कोशिश भी की। इसके बाद राहुल गांधी ने अनंतनाग में दूसरी रैली को संबोधित किया। यहां राहुल के मंच पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और गठबंधन सहयोगी फारूक अब्दुल्ला भी मौजूद थे। राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला ने यहां जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर एक चार्जशीट लॉन्च की। इस चार्जशीट में जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार समेत तमाम बुनियादी मुद्दों को हथियार बनाकर एलजी पर आरोप लगाए गए। हमने राहुल गांधी के दोनों चुनावी भाषण के हाइलाइट्स तैयार किए हैं ताकि आपको कम समय में राहुल गांधी की रैली का पूरा चुनावी सार समझ में आ सके। पहली बार हिंदुस्तान के किसी स्टेट को रद्द करके लोगों का जो हक है वो छीना गया। पहली बार हुआ है। तो हमारा पहला कदम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देने का होगा। बीजेपी चाहे ना चाहे, बीजेपी चाहे ना चाहे, इंडिया गठबंधन इतना दबाव डालेगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड देना ही होगा। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई। हमने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है, उसका नाम एलजी है मगर वो है राजा। पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, अब नरेंद्र मोदी जी ऐसे आते हैं। पहले बड़े बड़े भाषण करते थे, इस बार पार्लियामेंट में घुसने से पहले
उन्होंने अपने सिर पर कॉन्स्टिट्यूशन को रखा, फिर गए अंदर। नफरत की काट मोहब्बत से ही होती है, आप सब जानते हो। नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है, नफरत को मोहब्बत से ही काटा जा सकता है, हराया जा सकता है। लेकिन जिन लोगों ने कश्मीर को शुरू से देखा है, समझा है और कश्मीर को कवर किया है, वो सवाल पूछते हैं कि क्या लाल चौक में आज भी खौफ है? क्या कश्मीर में आज भी पत्थर चल रहे हैं? क्या कश्मीर की सड़कों पर आज भी सूर्यास्त होने के बाद अघोषित कर्फ्यू लग जाता है? अगर इन सवालों के जवाब ना में हैं, तो ये भी चुनाव के बहुत बड़े मुद्दे हैं। वैसे तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने जिस रामबन में आज पहली रैली की, वहां दोनों पार्टियों के बीच दोस्ताना संघर्ष है, यानी दोनों पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस से गठबंधन के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी पूरे जोश में हैं। जिस दिन राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार शुरू किया, उसी दिन उनके पार्टनर और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल विधानसभा सीट से पर्चा भरा। उमर अब्दुल्ला ने नामांकन के बाद कहा कि बीजेपी यहां निर्दलीय उम्मीदवारों के सहारे षड्यंत्र कर रही है। उमर अब्दुल्ला टोपी उतारकर जनता से वोट की अपील करते नजर आए। इस बीच राहुल गांधी के चुनाव प्रचार अभियान के साथ घाटी की फिजा में राजनीतिक बयानबाजी की हवा तेज हो गई। मैंने पहली दफा देखा कि एक रियासत को यूनियन टेरिटरी बनाते हुए, इसको बदलाना है, इसको फुल से स्टेट उड़ाना है। लेकिन कहते हैं ये अलायंस एनसी की मजबूरी है। मजबूरी नहीं है, जरूरत है। हमने सबको लेकर चलना है। The name changes. Sometimes it is called UP Alliance. Sometimes it is called Gupkar Alliance. Sometimes it is called Congress NC Alliance. This time again, we had a single candidate, but the name is India Alliance. In other words, what happens is they choose a name. When the name doesn't sell in the market, they do a repackaging. आज मैं सिर्फ एक बात करूंगा। Yon Dastar, Yon Yazab, Yon Yetu. लोकतंत्र का विजय होगा और मुफ्ती अब्दुल्ला चंगुल से इस राज्य की मुक्ति होगी। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की चुनावी कसरत के बीच बीजेपी के खेमे से एक अपडेट यह है कि गृह मंत्री अमित शाह जम्मू में चुनाव प्रचार अभियान का आगाज करेंगे। वो 6 सितंबर को जम्मू आएंगे और पार्टी का संकल्प पत्र लॉन्च करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह 7 सितंबर को भी जम्मू में ही रहेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ओए, जाके खड़ी की पार्किंग पे तेरा नाम लिखा है और सारा शहर जानता है पार्किंग में बंटी की है। तूने यहाँ गाड़ी कैसे खड़ी कर दी? क्या बिस्किट? पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। कहीं पार्किंग यार, कहीं पे भी लगा ले। फिक्र में अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंगापुर दौरे की। सिंगापुर भले ही छोटा देश हो, लेकिन भारत के नजरिए से देश काफी महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी की सिंगापुर यात्रा कैसे गेम चेंजर साबित होने वाली है, आज हम इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। लेकिन पहले ये तस्वीरें जरूर देखिए। जब प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वांग के घर पहुंचे, तब सिंगापुर के पीएम ने खुद बाहर आकर उनका स्वागत किया। दोनों नेता गर्मजोशी से गले मिले। इसके बाद लॉरेंस वांग पीएम मोदी को अपने आवास पर लेकर गए। दोनों ने घर की बालकनी में खड़े होकर काफी देर तक बातें की। पीएम मोदी और लॉरेंस वांग की इस केमिस्ट्री की तस्वीरें जिनपिंग के सीने में शूल की तरह चुभ रही होंगी। जब प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट पर पहुंचे, तो सिंगापुर के गृह मंत्री और विधि मंत्री के शनमुगम और ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। भारतीय डेलीगेशन ने भी पीएम मोदी का वेलकम किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर में अपने होटल के लिए रवाना हो गए। यहां भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया। लोगों ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी ली। इस दौरान एक महिला ने प्रधानमंत्री मोदी की
कलाई पर राखी भी बांधी। लोग प्रधानमंत्री के स्वागत में नारे लगा रहे थे। भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी को भगवा रंग का गमछा भेंट किया। इस दौरान मोदी एक बच्ची के साथ बातचीत करते नजर आए। यहां पहुंचे लोग प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक के लिए बेताब थे। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को ऑटोग्राफ भी दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ढोल भी बजाया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में सबसे खास था पारंपरिक नृत्य। इसमें भारतीय समुदाय की महिलाओं के साथ ही सिंगापुर मूल की महिलाओं ने भी नृत्य किया। 2 दिन में पीएम मोदी सिंगापुर में क्या क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं। यह पीएम मोदी का 5वां सिंगापुर दौरा है। इससे पहले पीएम मोदी वर्ष 2018 में सिंगापुर गए थे। 5 सितंबर को सिंगापुर की संसद में पीएम मोदी का आधिकारिक स्वागत होगा। पीएम मोदी सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ प्राइवेट डिनर करेंगे। सिंगापुर के बिजनेस लीडर्स के साथ पीएम मोदी की राउंड टेबल बात होगी। पीएम मोदी सिंगापुर में सेमीकंडक्टर कंपनी के मालिकों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी सिंगापुर और भारतीय छात्रों से भी मिलेंगे। देखिए इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब से सिंगापुर आजाद हुआ है वहां पर भारतीयों का एक बहुत बड़ा रोल है। सिंगापुर को एक साथ लाने में भारतीय समुदाय का एक बहुत बड़ा रोल है। इंडियन कम्युनिटी जो है, इंडियन डायस्पोरा जो है, वो वहां की सरकार में बहुत बड़ा भागीदार है। इंडियन डायस्पोरा सिंगापुर के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा भागीदार है। सिंगापुर के फादर जिन्हें कहा जाता है ली कुआन यू, उन्होंने हमेशा एक बात कही है और वो ये है कि सिंगापुर के पास न नेचुरल रिसोर्सेस हैं न जगह है, उसका सबसे बड़ा रिसोर्स है वहां का मैन पावर। जो प्रधानमंत्री मोदी भारत के लिए कहते हैं कि भारत का सबसे बड़ा रिसोर्स है यहां का मैन पावर। इन सब में खास है प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर की बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर्स को लेकर बड़ी डील कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर इसलिए भी खास है क्योंकि रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वर्ष 2030 तक पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर्स का बाजार करीब $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है। ऐसे में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में सिंगापुर किस तरह भारत की मदद कर सकता है वो देख लेते हैं। पूरी दुनिया में बनने वाले 10% चिप सिंगापुर में बनती है। पूरी दुनिया के 20% सेमीकंडक्टर का उत्पादन सिंगापुर में होता है। सिंगापुर की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में करीब 35,000 लोग काम करते हैं। 2023 के आंकड़ों के मुताबिक सिंगापुर में सेमीकंडक्टर का बाजार 30 से 40 बिलियन डॉलर था। सिंगापुर में इंटेल, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स और ग्लोबल फाउंड्रीज जैसी बड़ी कंपनियां हैं। ऐसे में सिंगापुर की कंपनियां भारत को बेहतर तकनीक के साथ बड़े पैमाने पर सेमीकंडक्टर्स भी एक्सपोर्ट कर सकती हैं, जो भविष्य को देखते हुए भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ताइवान को पीछे छोड़ने के लिए चीन जो है वो सेमीकंडक्टर्स की जो फील्ड है उसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और ऐसे में सिंगापुर का पार्टनरशिप जो है भारत के लिए वो सबसे महत्वपूर्ण होगी। भारत और सिंगापुर की दोस्ती क्यों खास है, क्यों भारत सिंगापुर जैसे छोटे देश को इतनी अहमियत देता है, इसे समझ लेते हैं। सिंगापुर भारत का 6ठा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत के कुल व्यापार में सिंगापुर की हिस्सेदारी 3.2% है। सिंगापुर का भारत में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है और अप्रैल 2000 से 2024 तक यानी पिछले 24 वर्षों में सिंगापुर ने भारत में $160 बिलियन का निवेश किया है। ये निवेश भारत में कुल FDI का 1/4 है। इसके साथ ही एशिया प्रशांत और दक्षिण पूर्व एशिया में सिंगापुर भारत का अहम रणनीतिक साझेदार भी है। सिंगापुर प्रशांत महासागर के उस रूट पर है जहां से चीन का भी बड़ा व्यापार होता है। ऐसे में भारत सिंगापुर की नजदीकियों पर बीजिंग जरूर नजर गड़ाए बैठा होगा। आप प्रधानमंत्री मोदी के सिंगापुर दौरे पर यह रील जरूर देखें, फिर आपको बताएंगे कि पीएम मोदी के सिंगापुर पहुंचने से पहले ही क्या गुड न्यूज आई। मोदी जी ने खुद इस ड्रम को बजाया है, आप ये ड्रम को जरूर दिखाइए। हम इस ड्रम का चिरंतर इसको हम हमारे साथ इसे मैं कहूँगा इसे हम रिटायर करेंगे आज। मोदी जी ने खुद इस ड्रम को बजाया है और उन्होंने हमें यहाँ गणेशोत्सव की जो शुभकामनाएं, हमारा गणेशोत्सव भी 2 दिन के बाद है, तो उसकी भी शुभकामनाएं दी है। मोदी जी की कोई भी विजिट हो, मुझे लगता है डायस्पोरा में या लोकल्स में बहुत एक्साइटमेंट का संचार हो जाता है। मोदी जी से बस मुझे इतना ही कहना है, आप जो कर रहे हैं करते रहिए, हम सब लोग आपके साथ हैं। बहुत गर्व महसूस होता है कि हम इंडिया से हैं, हमारी कंट्री कितनी प्रोग्रेस कर रही है। हम लोग सब बहुत ही एक्साइटेड हैं इस ओकेजन पे। I'm very honored, very excited. Yes, we are performing Mangalacharan, which is a traditional Odissi dance.
I've been learning for about 8 years. So this is Odissi. It's one of the classical dance forms of India. और अब बात उस शुभ समाचार की जो पीएम मोदी के सिंगापुर दौरे से पहले आ गया। दरअसल सिंगापुर की एक कंपनी ने ऐलान किया है कि वो भारत के में 90,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी। सिंगापुर की कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनी 2028 तक भारत में बड़ा निवेश करेगी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट भारत में 90,280 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी ने कहा है कि भारत में रीन्यूएबल एनर्जी और रियल एस्टेट बड़ा स्कोप है। पिछले महीने कंपनी ने भारत में बिजनेस पार्क के लिए फंड लॉन्च किया। अब सभी की नजरें कल होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी मुलाकातों पर है, क्योंकि भारत के नजरिए से सिंगापुर से और भी कई बड़े शुभ संकेत और समाचार आ सकते हैं। और अब बात देश के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में से एक आईएम्स की, और आईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के टॉपर्स की गैलरी गिरती सैलरी फिक्र की वजह बन गई है। एक दिन पहले ही खबर आई थी कि आईआईटी बॉम्बे में छात्रों के प्लेसमेंट के बाद उनकी सैलरी काफी कम हो गई है। जहां आईआईटी बॉम्बे के छात्रों की औसत सैलरी प्लेसमेंट के बाद 6 लाख रुपए से घटकर 4 लाख रुपए हो गई है। अब ऐसी ही चिंताजनक खबर आईएम्स अहमदाबाद को लेकर आ रही है। इंडियन प्लेसमेंट रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वर्ष 2023 में आईएम्स अहमदाबाद ने प्लेसमेंट के बाद अधिकतम सैलरी 1 करोड़ 8 लाख रुपए ऑफर की गई थी, जबकि 2024 में यह घटकर 54,80,000 रुपए रह गई है। इस रिपोर्ट में पिछले कुछ वर्षों की अधिकतम और औसत सैलरी भी बताई गई है। इसके बाद वर्ष 2020 में अधिकतम सैलरी 81 लाख रुपए थी, तो औसत सैलरी 30 लाख रुपए की थी। वर्ष 2021 में अधिकतम सैलरी 82 लाख रुपए थी, तो सैलरी का औसत 30 लाख रुपए था। वर्ष 2022 में आईएम्स अहमदाबाद में प्लेसमेंट के बाद अधिकतम सैलरी 75,20,000 रुपए थी, तो औसत सैलरी 36,20,000 रुपए थी। वर्ष 2023 में अधिकतम सैलरी 1 करोड़ 8 लाख रुपए थी, तो प्लेसमेंट के बाद औसत सैलरी 33 लाख रुपए थी। जबकि इस वर्ष 2024 में अधिकतम सैलरी 54,80,000 रुपए ऑफर की गई, जबकि औसत सैलरी 35 लाख रुपए की गई। और इसके पीछे की वजह है ग्लोबल मेल्टडाउन। हमारी एजुकेशन में कोई कमी नहीं है, लेकिन अब आपको दिखाते हैं न्यूज टॉप 9 देश और दुनिया की 9 बड़ी खबरें। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को बॉम्बे हाई कोर्ट से फौरी राहत नहीं। हाई कोर्ट का मेकर्स और सेंसर बोर्ड के बीच विवाद पर कोई आदेश देने से इनकार। सीबीएफसी को 18 सितंबर तक फिल्म के सर्टिफिकेशन पर फैसला लेने को कहा। एक्सक्यूज मी। बिहार के छपरा में महावीरी जुलूस के दौरान भीड़ पर गिरा एक घर का छज्जा। 100 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी। सैकड़ों लोग खड़े होकर ऑर्केस्ट्रा देख रहे थे, तभी हादसा हो गया। भोपाल के सरोजनी नायडू कन्या स्कूल में छात्राओं का प्रदर्शन। छात्राओं ने स्कूल परिसर के अंदर तोड़फोड़ की, पंखे और लाइट्स को तोड़ा। वर्षा झा नाम की टीचर पर बाथरूम साफ करवाने और कचरा उठवाने का आरोप लगाया। गुजरात में भारी बारिश के कारण हादसों में एक हफ्ते के भीतर 49 लोगों की मौत, 37,000 लोगों को बचाया गया। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी ने चुनाव के लिए 19 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। दुष्यंत चौटाला उचाना से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। 4 सीटें चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के लिए रखी गई। बहराइच में भेड़िए से निपटने के लिए सरकार का प्लान। भेड़िए को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी। प्याज की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार का बड़ा फैसला। कल से केंद्र सरकार जनता को मुहैया कराएगी सस्ती प्याज। नेफेड और एनसीसीएफ के जरिए 35 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज की बिक्री होगी। आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब का 420वां प्रकाश उत्सव है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को रोशनी से सजाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी प्रकाश उत्सव की शुभकामनाएं दी। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ हत्या के 2 और मामले दर्ज। शेख हसीना के खिलाफ कुल मुकदमों की संख्या 94 हुई।